नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 10 में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो भारत दौरे पर। आज भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में लेंगे भाग। व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ पर सख्त। सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन और इमारतों के निर्माण पर नजर रखने को कहा। बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर मुख्यालय में हुई बैठक। गोवा, कर्नाटक समेत कई राज्यों में मानसून की दस्तक। केरल और तटीय कर्नाटक में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में वार्म नाइट के आसार। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहा है तनाव। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराने का किया दावा। कहा तत्काल खतरा पैदा कर रहे थे ड्रोन। भारत ने जीता सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार जमाया ट्रॉफी पर कब्जा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। आज वे भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो के इस दौरे को भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत नेपाल संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के रिश्ते साझा सांस्कृतिक विरासत, जन से जन संपर्क और आपसी विश्वास पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क और विकास सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच काफी अहम समझौते भी हुए हैं, जिसमें 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत 72 स्वास्थ्य सुविधाओं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं को वर्चुअली सौंपने समेत के साथ साथ सीमा पार व्यक्तिगत पैसे भेजने की सुविधा के लिए भारत के यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के बीच समझौता हुआ। नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच एमओयू का भी आदान प्रदान हुआ। India and Nepal, we of course share a very special relationship, one which is built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect, and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill, and mutual benefit. And our bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investment, energy, development cooperation, education, disaster response, and culture. But today we have an opportunity to also take it forward in many other areas, in newer domains like startups, AI, information technology, renewable energy, and others. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में सीमावर्ती सुरक्षा और समग्र विकास को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन, इमारतों के निर्माण और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने पिछले 5 साल के जमीन रिकॉर्ड की जांच करने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाने और पूरी तस्करी श्रृंखला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी रेखांकित की और कलेक्टरों व जीएसटी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को नकली करेंसी की जांच करने के लिए सक्रिय रहने को कहा।
अमित शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने की भी हिदायत दी, जिसमें स्थानीय पुलिस, बीएसएफ जवान और पटवारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। भारत और मंगोलिया के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। साझा बौद्ध विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत नींव पर टिकी ये रणनीतिक साझेदारी साल 1955 से लगातार आगे बढ़ रही है। रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण के साथ साथ आज भारत मंगोलिया की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। मंगोलिया के ड्रोनोगोवी प्रांत के शैनशेन में बन रही देश की पहली तेल रिफाइनरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उलान बटोर से देखिए हमारी संवाददाता तन्वी तनेजा की ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। मंगोलियाई नागरिकों के लिए भारत का मतलब है भगवान बुद्ध और पूजनीय लामाओं की पवित्र धरती। सदियों से भारत से शुरू हुई बौद्ध शिक्षाओं ने मंगोलिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को संवारा है। आधुनिक दौर में भी दोनों देशों के बीच यह मजबूत सांस्कृतिक और साहित्यिक जुड़ाव इस आत्मिक रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। मंगोलिया और भारत की इस मजबूत दोस्ती के केंद्र में दोनों देशों के लोग हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों ने कई क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम किया है, जो जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। भारत सरकार की आर्थिक मदद से तैयार हो रहा मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट इस साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। हमारी टॉप मैनेजमेंट इस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सिर्फ यही नहीं, हम अपना सपना सच करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भर बन जाएंगे और पड़ोसी देशों पर निर्भरता का असर वाकई कम हो जाएगा। तो आप यहाँ जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यह सब 35 गुना है। हमने इसे एक ही सीजन में पूरा कर लिया। एक वर्किंग सीजन यानी सिर्फ 7 महीने में हमने इसे पूरा किया और इस आर्कटिक जैसी जलवायु में यह हमारी उपलब्धि है। Climate. इस मेगा प्रोजेक्ट की अहमियत इसकी भारी भरकम लागत तक सीमित नहीं है। ये रिफाइनरी तैयार होने के बाद तेल आयात के मामले में दूसरे देशों पर मंगोलिया की निर्भरता काफी कम हो जाएगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति मिलेगी। ये भारत और मंगोलिया के लिए एक प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही कीमती प्रोजेक्ट है और भारत की तरफ से भी मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। तो भारतीय लोगों के लिए ये वाकई एक अच्छा मौका है, हमारे लिए भी, और साथ ही हम सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये गेम बदल देगा। हाँ, और हम इस प्रोजेक्ट से वाकई खुश हैं। बहुत बढ़िया। हैदराबाद की कंपनी MEIL के कंट्री हेड मुरली KBVS का मानना है कि ये प्रोजेक्ट न केवल मंगोलिया की किस्मत बदल देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारतीय निवेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बेशक ये हमारे लिए और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शेड्यूल के हिसाब से हम 2028 में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। पूरी तरह तैयार होने के बाद इस रिफाइनरी में हर साल 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल को प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे मंगोलिया के घरेलू बाजार के लिए पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और LPG का उत्पादन यहीं पर मुमकिन हो पाएगा। स्कूलों और प्रौद्योगिकी केंद्रों से लेकर क्षमता निर्माण के विभिन्न पहलुओं तक भारत मंगोलिया की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए नए अवसर सृजित करने में मदद कर रहा है और यही जन केंद्रित परियोजनाएं ही हैं जो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम दे रही हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ तन्वी तनेजा, DD न्यूज, उलान बाटोर। और देश में रसोई गैस यानी LPG की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते 3 महीनों में ये दूसरी बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 7,913 रुपये से बढ़कर अब 942 रुपये हो जाएगी, जबकि सिलेंडर की आपूर्ति की असली लागत अब 1,600 से 1,700 रुपये हो गई है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में वृद्धि होने के बाद 7 मार्च को 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद आज दूसरी बार वृद्धि की गई है। हालांकि सरकार अब भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को नियंत्रित कर रही है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा रहा है। इसलिए इस वृद्धि के बावजूद भारत में रसोई गैस की कीमत पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की कीमतों से भी बहुत कम है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में एलपीजी की कीमतें काफी कम हैं। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि भारत में कीमतें कई देशों से कम, पड़ोसी देशों की तुलना में सस्ती उज्ज्वला योजना से लाभार्थी को लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि कीमतें कम हैं और पड़ोसी देश की तुलना में ज्यादा सस्ती हैं। भारत में जो रसोई गैस की कीमतें हैं वो दूसरे देशों के मुकाबले में काफी कम हैं। उज्ज्वला योजना से लाभार्थियों को लाभ भी मिल रहा है और इसके अलावा दिल्ली में जो कीमत है वो 942 रुपये है। जी हाँ, ये जो सिलेंडर की कीमत है 913 रुपये से बढ़कर 942 है और आपूर्ति की जो लागत है उसकी बात करें तो 1600 से लेकर 1700 रुपये हो गई है और हर सिलेंडर पर सरकार को आपको बता दें कि 600 से लेकर 700 रुपये का घाटा भी बताया जा रहा है और एलपीजी की जो कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई हैं और सरकार उपभोक्ताओं पर बिल्कुल भी भार नहीं डाल रही है और जो रसोई गैस की कीमतें हैं वो कम हैं और साथ में हुर्मुज़ के रास्ते लगातार ऊर्जा आयात की जा रही है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की भी कोई कमी नहीं है और इस वृद्धि के बावजूद भारत में रसोई गैस की कीमत पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी कम है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ने के बावजूद गैस की जो कीमत है काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। सुरक्षित भोजन केवल स्वास्थ्य का सवाल नहीं बल्कि समाज और आर्थिक सुरक्षा का भी आधार है। WHO के अनुसार साफ सफाई, सही तापमान और पोषण संतुलन अपनाकर लाखों जीवन बचाए जा सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और विश्वास का आधार है। लेकिन यही भोजन अगर असुरक्षित हो जाए तो गंभीर बीमारियों और मौत का कारण भी बन सकता है। इसी खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में इस दिवस की शुरुआत की थी, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO मिलकर मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य है खेत से लेकर थाली तक हर स्तर पर सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना है। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा आज एक बड़ी वैश्विक चुनौती बनी हुई है। WHO के अनुसार दूषित भोजन के कारण हर वर्ष करोड़ों लोग बीमार पड़ते हैं और लाखों लोगों की जान चली जाती है। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, रसायन या अन्य हानिकारक तत्व स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। यही वजह कि खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा विषय है। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत कार्यक्षमता और समृद्ध समाज की नींव रखता है। खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकारों या उद्योगों की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की भी है। WHO सुरक्षित भोजन के लिए 5 महत्वपूर्ण आदतों पर जोर देता है। साफ सफाई बनाए रखना, कच्चे और पके भोजन को अलग रखना, भोजन को अच्छी तरह पकाना, सुरक्षित तापमान पर उसका भंडारण करना और स्वच्छ पानी तथा गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल का उपयोग करना। ये छोटे छोटे कदम भोजन जनित बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI निभाता है। यह संस्था खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता मानक तय करने, परीक्षण करने और लाइसेंस जारी करने का काम करती है। देश भर में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को संतुलित आहार की जानकारी दी जा रही है, जबकि किसानों, खाद्य उत्पादकों और व्यवसायियों को गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बदलती जीवन शैली और आधुनिक तकनीक के दौर में खाद्य सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। किसान से लेकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, परिवहन व्यवस्था, दुकानदार और उपभोक्ता, खाद्य सुरक्षा की इस श्रृंखला में हर कड़ी महत्वपूर्ण है। डिजिटल निगरानी, बेहतर पैकेजिंग और जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित भोजन की दिशा में नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत सुरक्षित भोजन से होती है और हर व्यक्ति की सतर्कता ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सबसे बड़ी कुंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ एट 10। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के और हिस्सों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और केरल, माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। कई राज्यों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में लू का असर बना हुआ है। अरब सागर में भी तेज हवाओं के चलते मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी सेना ने हुर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बने ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर ड्रोन लॉन्च किए, लेकिन अमेरिकी सेना ने उन्हें टकराने से पहले ही रोककर नष्ट कर दिया। बता दें कि एक दिन पहले ही ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग और खाड़ी के पड़ोसी देश कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में बताया कि अमेरिकी सेना ईरानी आक्रामकता का मुकाबला करने और बचाव जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। वैश्विक समुद्री मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। और दक्षिणी लेबनान के मरजायून इलाके में शनिवार को इजरायली हमलों की खबरें सामने आई। खारदाली नबातिये रोड पर एक सैन्य वाहन पर हुए हमले में लेबनानी सेना के 2 अधिकारी और एक सैनिक की मौत हो गई। लेबनान की सेना ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह हमला उनके वाहन पर हुआ, जिसमें 3 सैन्य कर्मी सवार थे। वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी करके कहा कि उसने संदिग्ध खतरे को देखते हुए वाहन को निशाना बनाया और दावा किया कि हिजबुल्लाह द्वारा हमले की तैयारी के संकेत मिले हैं। साथ ही इजरायली सेना ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वाहन में लेबनान सेना के जवान मौजूद थे। मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि लेबनान सेना इस संघर्ष से अब तक दूरी बनाए हुए है। क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। और व्हाइट हाउस के एआई नीति सलाहकार श्रीराम कृष्णन अपने पद से इस्तीफा देंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने घोषणा की कि वे जून के अंत में अपना पद छोड़ देंगे। इस पोस्ट में उन्होंने अपने कार्यकाल से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा की। कृष्णन ने कहा कि कुछ समय के अवकाश के बाद मैं अमेरिका के सामने एआई से जुड़ी कुछ बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए काम करूंगा। हालांकि वे इस काम में कब आएंगे इसकी जानकारी उन्होंने कभी नहीं दी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व के बिना हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में अग्रणी नहीं होते। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार वे ट्रंप के उन तकनीकी सलाहकारों में से एक थे जिन्होंने अपने 18 महीने के कार्यकाल के दौरान कार्यकारी आदेश का मसौदा तैयार करने में भी भूमिका निभाई थी। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शनिवार को सरकारी सुरक्षा बलों ने 2 जिलों में हालात पर नियंत्रण कर लिया, जहां सरकारी सेना और विपक्षी नेताओं से जुड़े मिलिशिया समूहों के बीच झड़पें हुई थीं।
साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। अधिकारियों का कहना है कि हथियार अलग अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गए थे। सरकार का दावा है कि स्थिति अब सामान्य हो गई है। वह हिंसा राष्ट्रपति हसन शेख महमूद के कार्यकाल विस्तार को लेकर बड़े राजनीतिक तनाव के बीच हुई है। सुरक्षा बलों ने आगे किसी भी तरह की हिंसा पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। और बोलीविया में राजनीतिक और सामाजिक तनाव के बीच सुरक्षा बलों ने शनिवार को पूर्वी सांता क्रूज इलाके के सैन जूलियन इलाके में एक अहम राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से को खाली करवा लिया है। ये कार्रवाई उस लंबे समय से चले आ रहे अवरोध की बात की गई जिसमें देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान 3 हफ्तों से अधिक समय तक सड़कें जाम रही थीं। इस कार्रवाई के दौरान झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आरोप लगाया। ये आंदोलन मई से शुरू हुई एक श्रमिक हड़ताल से उपजा जो बाद में व्यापक हाईवे ब्लॉकेड में बदल गया। इसके चलते राजधानी लापाज और एल ऑल्टो जैसे प्रमुख शहरों का संपर्क कई दिनों तक प्रभावित रहा, जहां लगभग 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में शनिवार को हजारों लोगों ने प्रस्तावित 1.4 अरब यूरो के लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह परियोजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की निवेश कंपनी एफिनिटी पार्टनर से जुड़ी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा कि ये परियोजना वजोसा नाटा संरक्षित वेटलैंड क्षेत्र का पर्यावरण और जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। ये क्षेत्र फ्लेमिंगो, सील और समुद्री कछुओं के महत्वपूर्ण आवासों में एक माना जाता है। पर्यावरण संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि परियोजना आगे बढ़ती है तो फ्लेमिंगो के प्राकृतिक आवास पर संकट उत्पन्न हो सकता है। वहीं डेवलपर कंपनी का कहना है कि परियोजना को पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि ये परियोजना वर्ष 2024 में घोषित की गई थी, जबकि इससे पहले सर्बिया में इसी समूह की एक अन्य निवेश योजना विरोध के चलते वापस ले ली गई थी। और खेल की खबरों में आशीष पूर्ति की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पूर्ति ने दूसरे, 28वें और 34वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। आशीष पूर्ति को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 गोल कर शीर्ष स्कोरर का खिताब भी हासिल किया। भारतीय हॉकी ने स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 1.5 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके साथ ही महिला अंडर 18 टीम के कांस्य पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरिया को हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में कोरिया को 3-0 से मात दी। भारत के लिए संदीपा कुमारी ने दूसरे, स्वीटी कुजूर ने 16वें और नौशीन नाज ने 33वें मिनट में गोल किया। भारत की संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ट्रॉफी जीती। 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई देते हुए इसे भारतीय फुटबॉल के लिए गर्व का क्षण बताया। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ भारतीय महिला फुटबॉल टीम की ट्रॉफी के साथ जश्न का वीडियो भी साझा किया। तो न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।